हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। बच्चों, आज की वीडियो में हम क्लास 10 ज्योग्राफी चैप्टर 1 रिसोर्स एंड डेवलपमेंट उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा बच्चों आपका डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, कि रिसोर्स हैं जो आपके संसाधन हैं उनका विकास कैसे हुआ है। ठीक है, तो हमने पिछले वीडियो में क्या किया था बच्चों, रिसोर्स क्या होते हैं उसको हम लोगों ने ब्रॉडली देख लिया था और हमने क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज भी देख लिया था। तो चलो आज का टॉपिक करते हैं। रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल। क्या कह रहा है, रिसोर्स हैं उनका महत्व है मनुष्य के सर्वाइवल के लिए, एज वेल एज फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। और अगर हम एक अच्छी लाइफ जीना चाहते हैं, एक क्वालिटी लाइफ जीना चाहते हैं, तो फिर वो कब जी पाएंगे हम लोग, जब रिसोर्स हमें उपलब्ध होंगे। ठीक है, तो रिसोर्स क्यों ज़रूरी हैं, एक तो ह्यूमन सर्वाइवल के लिए और एक क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए। इट वॉज बिलीव्ड दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। क्या कह रहा है कि हम क्या सोचते हैं कि रिसोर्स हैं वो नेचर के फ्री गिफ्ट हैं। एज अ रिजल्ट ह्यूमन बींग्स यूज दैम इनडिस्क्रिमिनेटली। और ह्यूमंस को लगता है कि जैसे रिसोर्सेज हैं ये भगवान ने हमें फ्री ऑफ कॉस्ट दिए हैं, इसका जैसे कि आप एयर है, ठीक है, तो फिर इसको हम लोग लगातार पॉल्यूट करते जा रहे हैं। वाटर रिसोर्स है तो इसमें हम लोग लगातार क्या कर रहे हैं, इसका डिप्लिक्शन कर रहे हैं। ठीक है, उसको पॉल्यूट कर रहे हैं वाटर को। तो क्या कह रहा है कि मनुष्य को लगता है कि जो रिसोर्स हैं आपके वो क्या हैं, वो भगवान का फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री गिफ्ट हैं, इसलिए वो इनका इनडिस्क्रिमिनेटली यूज़ करता है ह्यूमन बीइंग। एंड दिस हैज़ लेड टू द फॉलोइंग मेजर प्रॉब्लम। और इसके कारण क्या होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती हैं। तो बच्चों आपका एक क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ पर कि रिसोर्स का इनडिस्क्रिमिनेटली यूज़ करने के कारण कौन कौन सी प्रॉब्लम आती हैं। तो आपको पहले पॉइंट में क्या लिखना है, डिप्लिक्शन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ ए फ्यू इंडिविजुअल। कि भाई जो रिसोर्स है वो कुछ ही इंडिविजुअल हैं जो अपनी जो लगातार ग्रीड होता है लालच, कि कुछ इंडिविजुअल अपने लालच को सेटिस्फाई करने के लिए लगातार रिसोर्स को क्या कर रहे हैं, डिप्लिक्ट कर रहे हैं, उनका शोषण कर रहे हैं, रिसोर्सेज को निकाल रहे हैं। एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्स इन फ्यू हैंड। इसके कारण क्या होता है, जैसे कुछ लोग हैं बच्चों वो लगातार अपने लालच के कारण वो लगातार रिसोर्सेज को बाहर निकालते जा रहे हैं। इसके कारण क्या हुआ है कि जो रिसोर्स हैं वो कुछ लोगों के हाथों में ही सिमट कर रह गए हैं। इसके कारण जो सोसाइटी है, डिवाइडेड द सोसाइटी, उसने सोसाइटी को डिवाइड कर दिया है दो सेगमेंट्स में, कि ऐसे कुछ लोग हैं जिनके पास में रिसोर्स हैं वो उपलब्ध हैं बहुत बड़ी मात्रा में, और ऐसे कुछ लोग भी हैं जिनके पास में कुछ भी नहीं है। तो उसने रिसोर्स को आपका सोसाइटी को डिवाइड कर दिया है हैव और हैव नॉट के अंदर। ठीक है, तो आपके रिसोर्स के इनडिस्क्रिमिनेटली यूज़ के कारण क्या प्रॉब्लम आई है, सोसाइटी डिवाइड हो गई है हमारी। ठीक है, इंडिया indiscriminate exploitation of resources had led to global ecological crisis। और अगर हम लोग असावधानी पूर्वक शोषण करेंगे, एक्सप्लॉइट करेंगे, रिसोर्सेज को निकालते रहेंगे, तो इसके कारण क्या आएगा, ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस उत्पन्न हो रहे हैं। जैसे आपका ग्लोबल वार्मिंग की समस्या आ रही है, ओजोन लेयर है वो डिप्लिक्ट होती जा रही है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन हो रहा है, लैंड है वो डिग्रेड हो रही है। तो बच्चों हमने क्या कर लिया है कि इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ करने से रिसोर्स कौन कौन सी प्रॉब्लम आ रही है। तो पहला है, हमने पहले तो ये बताया कि कुछ लोग हैं वो लगातार डिप्लिक्शन कर रहे हैं रिसोर्सेज का। इसके कारण सोसाइटी डिवाइड हो गई है हैव और हैव नॉट में, और इसके कारण बहुत सारे आपके इकोलॉजिकल क्राइसिस आ रहे हैं, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर का डिप्लिक्शन, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, लैंड डिग्रेडेशन, ये सारी प्रॉब्लम फेस हो रही हैं रिसोर्स के इनडिस्क्रिमिनेटली यूज़ के कारण। An equitable distribution of resource has become essential for a sustained quality of life and global peace। और अगर हम लोग चाहते हैं ना बच्चों कि वैश्विक शांति बनी रहे और जो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो भी मेंटेन रहे, ऐसा नहीं है कि सारे रिसोर्सेज को आज हम यूज़ कर लें, भविष्य में हमारे पास रिसोर्सेज बचे ही ना। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है कि रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि फ्यू लोगों के पास में सारे रिसोर्स आ जाएं और सोसाइटी है वो हैव और हैव नॉट में डिवाइड हो जाए, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्या तो क्या ज़रूरी है कि रिसोर्सेज को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट किया जाए।
इफ़ द प्रेजेंट ट्रेंड ऑफ रिसोर्स डिप्लीशन बाय अ फ्यू इंडिविजुअल एंड कंट्रीज कंटिन्यू, जो आपका जो रिसोर्स का डिप्लीशन है वो कुछ लोग ही कर रहे हैं, कुछ कंट्री ही कर रहे हैं, अगर इसको नहीं रोका गया ना बच्चों, द फ्यूचर ऑफ आवर प्लैनेट इज़ इन डेंजर, तो हमारा जो प्लैनेट है, अर्थ है, उसका भविष्य क्या हो जाएगा बच्चों, खतरे में पड़ जाएगा। देयरफॉर रिसोर्स प्लानिंग इज एसेंशियल फॉर सस्टेनेबल एक्सपीरियंस ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ, और अगर हम लोग चाहते हैं ना कि भाई धरती पर जीवन है वो सस्टेन कर पाए आगे भी, तो हमें रिसोर्स के यूज़ के लिए प्लानिंग करना ज़रूरी होगा। तो बच्चों यहाँ पे एक क्वेश्चन बन रहा है आपका कि भाई रिसोर्स प्लानिंग ज़रूरी क्यों है टू मेंटेन ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, ठीक है। सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस इज़ अ कंपोनेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और अगर सस्टेनेबल जो रिसोर्सेज हैं वो सस्टेन कर पाएंगे तभी क्या होगा, हमारा डेवलपमेंट है वो आगे जारी रह पाएगा। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन बन रहा है आपका, व्हाट डू यू मीन बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। तो बच्चों आपको यही आंसर में लिखना है, क्या सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो सस्टेन कर पाए, जारी रह पाए, वो डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट शुड टेक्स प्लेस विदाउट डैमेजिंग द इन्वायरमेंट, कि हम एक ऐसा विकास करें जिसमें हम प्रकृति को, इन्वायरमेंट को डैमेज ना करें, एंड द डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज़ विद द नीड ऑफ फ्यूचर जनरेशन, कि आज प्रेजेंट के डेवलपमेंट के लिए हम लोग इतना डिप्लीट कर दें रिसोर्सेज को कि फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ बचे ही ना। तो आप लोग क्या कहोगे, रिसोर्स डेवलपमेंट क्या होता है कि रिसोर्स का ऐसे यूज़ करें कि हमारी आज की भी आवश्यकताएं पूरी हो जाएं और हमारी फ्यूचर की जो आवश्यकताएं हैं, नीड है, वो भी पूरी होती रहें। तो ये क्या कहलाता है, आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है, ठीक है। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए क्या कुछ प्रयास भी किए गए हैं, तो हाँ, अर्थ समिट हुई है हमारी, उसमें प्रयास किया गया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। तो बच्चों यहाँ पे हम दो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक तो क्या कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन अर्थ समिट, ठीक है, अर्थ समिट। यहाँ पे 1 मार्क्स क्वेश्चन बन रहा है कि जो अर्थ समिट है वो कब हुई थी, 1992 में हुई थी। कहाँ हुई थी, रियो डी जेनेरियो में हुई थी, रियो डे जेनेरियो में हुई थी। अच्छा, अर्थ समिट में हुआ क्या था, तो वो सब कुछ हम लोग इस टॉपिक में देखेंगे। तो क्या कह रहा है, इन जून 1992 में मोर देन 100 हेड ऑफ स्टेट, 100 कंट्रीज से ज़्यादा, हेड ऑफ स्टेट मतलब जो 100 कंट्री हैं, 100 देश हैं, उनके प्रधान, उनके मुखिया, ठीक है, मेट इन रियो डे जेनेरियो इन ब्राज़ील, वो ब्राज़ील के रियो डे जेनेरियो में मिलते हैं फॉर द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट, और उसमें क्या होती है, पहला पृथ्वी सम्मेलन होता है। तो पहला पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ, जून 1992 में हुआ। कहाँ हुआ, रियो डी जेनेरियो में हुआ, और ये जगह है कहाँ पर, ब्राज़ील में है। इसमें हुआ क्या था, 100 देशों के मुखिया वहाँ पे मिले थे। अब क्यों मिले थे, द समिट वॉज कन्वेंट फॉर एड्रेसिंग अर्जेंट प्रॉब्लम ऑफ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, और ये मीटिंग क्यों की गई थी बच्चों आपका, ताकि हम एड्रेस कर पाएँ जो हमारे जो प्राकृतिक, जो आपका पर्यावरण को सुरक्षित कैसे करें हम, इसके लिए वो कंट्रीज़ आपस में मिले थे। एंड सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द ग्लोबल लेवल, कि सबका सामाजिक और आर्थिक विकास हो सके, इसीलिए 100 देशों के मुखिया मिले थे पहले पृथ्वी सम्मेलन में। तो भाई पहला पृथ्वी सम्मेलन क्यों हुआ था, ताकि जो अर्जेंट प्रॉब्लम है, जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है, उनका सॉल्यूशन ढूंढ सके हम लोग, और सबका सामाजिक और आर्थिक विकास एक जैसा हो, इसलिए पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। द असेंबल्ड लीडर साइन द डिक्लेरेशन ऑन ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, और जितने भी 100 आपके अध्यक्ष जमा हुए थे वहाँ पर, ठीक है, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने घोषणा पत्र पे साइन किए थे, और वो घोषणा पत्र किसके लिए था बच्चों, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, कि जो हमारा जो क्लाइमेट है वो ग्लोबली क्या होता जा रहा है, पर्यावरण में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, कि हर जगह पे क्या है बच्चों, डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, ठीक है। तो उन्होंने वहाँ पर एक आपका डिक्लेरेशन पे साइन किया था, और डिक्लेरेशन किसके बारे में था, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज के बारे में था और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के बारे में था। द रियो कन्वेंशन
एडॉप्टेड एजेंडा 21 और रियो समिट में पृथ्वी सम्मेलन में एजेंडा 21 को एक्सेप्ट किया गया था फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द 20th सेंचुरी। और एजेंडा 21 के थ्रू ऐसी कोशिश की गई थी कि 21वीं शताब्दी में भी हम लोग क्या करें, निरंतर विकास कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले पृथ्वी सम्मेलन का बच्चों हमने देख लिया। यहाँ पर हमने इसमें क्या पढ़ा है कि भाई वो क्यों इकट्ठा हुए थे, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन पे डिस्कस, इन्वायरमेंट को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं उस पर डिस्कस करने के लिए, सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, और यहाँ पर आपके फर्स्ट समिट में एजेंडा 21 भी पास किया गया था। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका एजेंडा 21 क्या है। ठीक है, ये अलग से क्वेश्चन भी बनता है बच्चों, एजेंडा 21 क्या है। इट इज़ अ डिक्लेरेशन साइंड बाय वर्ल्ड लीडर। तो ये एक घोषणा पत्र था, घोषणा थी जिसको वर्ल्ड लीडर्स ने एक्सेप्ट किया था इन 1992 एट द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। तो फिर भाई 1992 में ये मिले थे आपस में 100 मुखिया। क्यों मिले थे, कहाँ मिले थे, एक यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस हो रही थी आपकी इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट के ऊपर, तो इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट के मुद्दे पर। ठीक है, तो वहाँ पर ये लीडर्स मिले थे विच टुक प्लेस इन रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील। और ये हम ऊपर देख भी चुके हैं कि मीटिंग हुई कहाँ थी आपकी, रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हुई थी। इट एम्स एट, यहाँ से बच्चों इसका आंसर स्टार्ट हो रहा है कि इसका एम क्या था, इसका एम था एट अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि हम लोग ना ग्लोबल लेवल पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर पाएँ। मतलब एक दो कंट्री नहीं, पूरे विश्व का क्या हो, ऐसा डेवलपमेंट हो कि जो आगे भविष्य में जारी रह सके। इट इज़ एन एजेंडा टू कॉम्बैट इन्वायरमेंटल डैमेजेस। और ये एजेंडा 21 क्या है, जो आपका जो इन्वायरमेंट को हम लोग डैमेज कर रहे हैं उससे हम लोग पार पा सकें, कॉम्बैट कर सकें, कम कर सकें, पावर्टी को कम कर सकें, गरीबी को, डिजीज़ को कम कर सकें। और कैसे कर सकें, थ्रू ग्लोबल कॉपरेशन, कि इसके लिए प्रयास कोई एक दो कंट्री नहीं करेगी, सब कंट्रीज़ मिलकर लिए इसके लिए प्रयास करेंगी ऑन कॉमन इंटरेस्ट, क्योंकि हम सबका हित कैसा है, कॉमन है। ठीक है, म्यूचुअल नीड्स, आज के टाइम में सबकी ज़रूरतें क्या हैं, मिली जुली ज़रूरतें हैं। एंड शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसीलिए हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसी होनी चाहिए, शेयर होनी चाहिए। मतलब इन्वायरमेंट को ठीक करने की जिम्मेदारी किसी एक दो के पास में ना हो, बल्कि सब लोग मिलकर इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए जिम्मेवारी लें। ये कहता है आपका एजेंडा 21। वन मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ एजेंडा 21 इज दैट एवरी लोकल गवर्नमेंट शुड ड्रॉ इट्स ओन लोकल एजेंडा 21। और इसका सबसे मेन ऑब्जेक्टिव उद्देश्य क्या था कि लोकल लेवल पर भी जो गवर्नमेंट होती है बच्चों, वो भी एजेंडा 21 के लिए बनाए अपने लिए एक एजेंडा 21, कि किस तरह से ग्लोबल लेवल पर भी हम लोग इन्वायरमेंट को पॉल्यूट होने से रोक सकते हैं। उसके लिए ग्लोबल लेवल, आपका जो लोकल लेवल पर भी क्या है बच्चों, सरकार है वो स्टेप उठाए। तो ये हो गया बच्चों आपका एजेंडा 21। ठीक है, तो एजेंडा जो आपका जो रियो समिट है वो किसने करवाया था बच्चों, तो रियो समिट करवाया था यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट ने। ये जो उनकी जो बॉडी है उसने ये आपका अर्थ समिट करवाया था। तो बच्चों हमने कर लिया अपना आज का टॉपिक। हमने क्या क्या देख लिया कि अगर इनडिस्क्रिमिनेटली यूज़ के कारण कौन कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं। फिर हमने देख लिया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को जारी रखने के लिए क्या स्टेप उठाए गए हैं ग्लोबल लेवल पर। थैंक यू बच्चों, कीप स्टडिंग।